गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। सर में जो भी डाउट्स हो पहले पूछ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं आज जिम्नस को। बोलो बच्चे। हाँ हेलो सर। सर मिथेनोजेंस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते, तो कौन? मेथेनोजेंस। हाँ मिथेनोजेंस ठीक तो ठीक। दलदली और नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो क्या वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता? हाँ, वो सॉइल के अंदर है, बॉग के गुड अंदर, आफ्टरनून तो वहाँ पर सर। जी सर। सर विषम युग्मकी और असम युग्मकी में अंतर बताइए तो। देखो नॉर्मली असम युग्मकी एनाइसोगैमी को बोलते हैं, विषम युग्मकी उगैमी को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कंफ्यूजन रहेगा, इंग्लिश वाला टर्म जरूर से देखना जब भी एग्जाम आएगा। सर कंफ्यूजन होता है इसी में। हाँ, कंफ्यूजन रहेगा, यही वर्ड सेम सही लगता है हमको, असम और विषम एक जैसे ही वर्ड लगता है, बट असम मतलब एनाइसोगैमी और विषम मतलब उगैमी। उगैमी को अंडयुग्मकी भी बोलते हैं, तो इसीलिए बेटर ये रहेगा यहाँ पर जब भी टर्म आए ना तो इंग्लिश में एक बार जरूर देख लेना नीट एग्जाम। थैंक यू सर। सर टेरिडोफाइटा की जो बीज पत्री मतलब बीज प्राकृति है ना, उसको एक बार वापस बताइए ना, वो क्लियर नहीं हो रहा है। बीज प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसके अंदर सीड बना नहीं, बट सीड बनने की तरफ कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे आगे जाकर के सीड हैबिट आ जाएगी, मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड बनेगी। तो क्या क्या थे वो? हाँ, जैसे जैसे मान लो एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ले लो। एंजियोस्पर्म तो जानते हो सब लोग, बीज होता है उसके अंदर। बीज होता है तो क्या क्या आप देख रहे हो, बीज होता है तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग अलग बनते हैं कि नहीं बनते एंजियोस्पर्म में? कैसे होते हैं? तो पहली चीज क्या, हेटेरोस्पोरी होना, एक एडवांस कैरेक्टर सीड हैबिट की तरफ। तो जो भी टेरोफाइट जिनमें सर हिंदी में, हेटेरोस्पोरी सर हिंदी में। हाँ बच्चे, हेटेरोस्पोरी को हिंदी में बोलेंगे विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता। तो माइक्रोस्पोर का मतलब लघु बीजाणु, मेगास्पोर का मतलब गुरु बीजाणु। तो जिसमें भी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु ये बन रहे हैं, वो सीड हैबिट की तरफ शो कर रहा है अपना प्रोग्रेस। दूसरा वो जिसके अंदर हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर लगा हो, जैसे हम एंजियोस्पर्म प्लांट को देखते हैं, तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या देखते हैं हम कि जो उसका फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद है, कौन? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश कहाँ पर होता है? पादप के ऊपर ही लगा हुआ होता है, अलग नहीं होता है, टूट कर कैसे यस सर। नहीं। तो कुछ टेरोफाइट हैं जो ये विषम बीजाणु वाले, उनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक बीजाणुत्मिक पादप के ऊपर लगा रहता है, फिर बाद में टूट के अलग होता है। तो वो कुछ टाइम के लिए लगा रहना भी बीज प्रकृति की तरफ प्रोग्रेस शो कर रहा है। देन थर्ड क्या है? थर्ड है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? फर्टिलाइजेशन जो है आर्किगोनिया के अंदर हो रहा है, और आर्किगोनिया कहाँ पर है? आर्किगोनिया मादा युग्मकोद्भिद के अंदर है। तो क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होना, ये तीसरा पॉइंट होगा। तो तीन पॉइंट है जो सीड हैबिट की तरफ इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि उद्विकास में अब बीज प्रकृति आने वाली है, बीज बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। सर हाँ बच्चे। सर टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी कि नहीं? टेरिडोफाइटा में बीज प्रकृति नहीं पाई जाएगी, ये बीज प्रकृति का पूर्वज, बीज प्रकृति का पूर्वज, प्रीकर्सर। द्वितीयक वृद्धि कहा सर मैंने, क्या क्या? द्वितीयक वृद्धि।
सेकेंडरी ग्रोथ बोल रही सर। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ। नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में डाइकोट में। ओके सर। छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, टेरोफाइट छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इसका मतलब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। देखते हैं जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी ये लिखा है कि जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी। यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो वर्ड? एक वर्ड है जिम्नो और दूसरा जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न या नेकेड। और स्पर्मी वर्ड का मतलब होता है सीड। यानी जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट होंगे? जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होंगे जिनके अंदर बीज कैसे है? नग्न है। सीड कैसे है? नेकेड है। सीड के नेकेड होने का मतलब क्या? सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, पेरिकार्प नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? जिम्नोस्पर्मी। क्या होगा कि इनके अंदर सीड इज नॉट enclosed within fruit। बीज जो है वो फल के अंदर नहीं होता है या फल भित्ति द्वारा आवृत नहीं होता है। क्यों इसका बीज जो है वो फल भित्ति द्वारा आवृत नहीं है? यदि तुमको फल बनने की प्रक्रिया है, हमने जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 12th क्लास की, ये ओवरी है, अंडाशय, इसके अंदर यहाँ पर क्या है? ओवरी। यहाँ पर है ओवरी। तो क्या होता है? निषेचन के बाद ये बन जाता है सीड और ये बन जाता है क्या? फ्रूट। निषेचन के बाद ये होता है। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। इनके अंदर तो है, इनके अंदर ओव्यूल तो है, लेकिन ये ओव्यूल क्या है? एक्सपोज्ड है। ओव्यूल ऐसा है, यानी इस ओव्यूल के चारों तरफ ये ओवरी वाली भित्ति जो है या ओवरी जो है वो उपस्थित नहीं है। तो क्या होगा? ये बीज तो बन जाएगा लेकिन इसके ऊपर फल भित्ति नहीं बनेगी। क्या बात क्लियर हो गई? क्या सब बच्चों की बात क्लियर हुई कि क्यों इसके अंदर फल का निर्माण नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका ओव्यूल जो है वो एक्सपोज होता है, वह ओवरी के द्वारा या अंडाशय के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है या उसके भीतर उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ovule is exposed, it is not present inside the ovary। ovary तो इसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, इनका जो बीजांड होता है, ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड। इनका बीजांड बाहर की तरफ होता है और ओवरी के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है या ओवरी के भीतर नहीं होता है। यही कारण है कि इनके अंदर बीज का निर्माण तो हो जाता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। क्या ये प्रथम स्पोरोफाइट है? प्रथम स्पर्मेटोफाइट है क्या? स्पर्मेटोफाइट याद है? क्या होता है स्पर्मेटोफाइट? जिनके अंदर बीज बनता है। फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट, एंड क्या इन्हें हम फेनेलोगेम्स भी बोलते थे क्या? फेनेलोगेम्स। यस सर। क्या इनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होगी? ध्यान रखना, आर्किगोनिया तो प्रेजेंट होगी, आर्किगोनिया प्रेजेंट, बट अब एंथेलिडियम नाम की संरचना को नहीं मिलेगी, बट एंथेलिडियम एब्सेंट। हम पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया तो बनेगी बट मेल गैमेटोफाइट में एंथेलिडियम अब नहीं होगा। अब क्या होगा? अब होगा पॉलन सैक, परागकोश
पराग का निर्माण होता है। किसी का माइक ऑन है क्या? बंद कर दो ना। क्या बच्चे, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर इसमें किसी का सत्यफल माइक ऑन था। सत्यफल भी माइक होता है ना? ऑन है, किसी का तो आवाज आ रही है। जिनको पूछना है ना सिर्फ वही ऑन किया करो। बोलो बच्चे। सर इसमें सत्यफल और असत्य फल भी होता है ना? नहीं, फल होता ही नहीं है, फल होता ही नहीं, सत्य असत्य की तो बात ही नहीं। एंजियोस्पर्म में आएगा वो सर। फल होगा, इसके अंदर फल नहीं है ना। सर कैसे किसको सत्य फल बोलेंगे, किसको असत्य फल बोलेंगे बोल रहा हूँ। ओवरी से डेवलप होता है वो सत्य फल, जो थैलेमस से डेवलप होता है दूसरे भाग से डेवलप होता है वो असत्य फल। ओके सर। वो हम एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट है, इनके अंदर आर्किगोनिया तो उपस्थित है लेकिन एंथ्रेडियम जो है वो अनुपस्थित होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्वेश्चन आएगा कि बताओ निम्न में से कौन आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन आर्किगोनिया युक्त स्पर्मेटोफाइट है? ऑप्शन दे दिया, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या करोगे? जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर आर्किगोनिया भी है, स्पर्मेटोफाइट भी है। क्या एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया होती है क्या? नहीं, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद में यहाँ पर रिप्रोडक्टिव। सर तो इसमें एंथीडियम नहीं होता तो क्या होता है फिर? क्या नहीं होता तो? एंथीडियम नहीं होता है तो मेड गैमेटोफाइट होगा, पोलन सेल जैसा, परागकोश के जैसा। हम देखेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोन, शंकु होता है और इसको स्ट्रोबलस भी बोल सकते हैं, स्ट्रोबलस। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोन और स्ट्रोबलस, ठीक है। सर ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं ना? नॉन फ्लावरिंग। इनको हम लोग फेब्रोगेम्स बोलते हैं। फ्लावर तो नहीं होगा लेकिन इन्हें हम फेब्रोगेम्स में रखेंगे क्योंकि पुष्प के समतुल्य संरचना है कोन इनके अंदर। यस। ठीक है। टेरोफाइट में नहीं, क्योंकि वहां पे तो गैमेटोफाइट अलग हो जाते हैं, यहाँ पे गैमेटोफाइट इसी के ऊपर डेवलप होगा, इसीलिए एंजियोस्पर्म से मिलती जुलती संरचना है। जब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तब तुमको ये पता। सर सेकंड लाइन बताइए ना एक बार। ये वाली फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। यस सर। प्रथम बीजीय पादप है, स्पर्मेटोफाइट मतलब बीज बनना स्टार्ट हो गए। और फेब्रोगेम से, फेब्रोगेम्स क्या होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कैसा होता है, वो एक्सपोज होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनके अंदर क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, हिडन नहीं होंगे। देन इनका आवास कहां पर होंगे? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। लास्ट वाला लाइन एक बार बताइए तो सर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोन और स्ट्रोबलेट। जब हमने बोला कि फेब्रोगेम से तो इसका मतलब है कि जनन जो है वो बाहर से दिख जाने चाहिए, तो बाहर से दिखते हैं किस रूप में, कोन के रूप में या स्ट्रोबलस के रूप में। सर टेरिडोफाइटा के जैसे कौन होगा इसमें भी? होगा तो वैसे ही, लेकिन आगे की प्रोसेस में टेरिडोफाइटा में तो क्या होता है, स्पोर बन के रिलीज हो जाते हैं। गैमेटोफाइट जो है फ्री लिविंग होता है, यहाँ पर क्या होगा, गैमेटोफाइट जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर ही बनेगा। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे डिटेल में। हेलो सर। हेलो सर। सर आर्किगोनिया और एंथेरिडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए ना। आर्किगोनिया को बोलते हैं स्त्रीधानी और एंथेरियम को बोलते हैं पुधानी। ओके सर। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसके बाद जिम्नोस्पर्म का आवास है। जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जांपल बोल दो पहले जो तुम जानते हो। साइकस, साइकस, पाइनस, सीड्रस, सेड्रस। सर जिनको ठीक है, गिंगो। तो कुछ एग्जांपल जो तुमने बोले तो उसमें से मोस्टली हम क्या देखते हैं कि ये प्लांट कहाँ पर उगते हैं, पहाड़ी इलाकों में। पाइनस हुआ, सिड्रस हुआ, गिंगो हुआ, कहाँ पर उगते हैं, पहाड़ी इलाकों पर उगते हैं। किस टाइप का क्लाइमेट, टेम्परेट, शीतोष्ण टाइप का जो कटिबंध होता है उनमें ज्यादातर मिलते हैं। कैसे, जैसे शंकुधारी वन, ऊपर से नैरो नीचे से ब्रॉड, इस टाइप के। तो हैबिटेट क्या होगा, मेनली फाउंड इन temperate area and hilly area। शीतोष्ण कटिबंध में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं मुख्यतः, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन, एग्जांपल अभी जो नाम लिए
जैसे पाइनस, सिट्रस, यहाँ पर होंगे हिली एरियाज के अंदर। लेकिन यदि हम बात करें जिसकी साइटस की, तो साइटस कहाँ पे मिलेंगे? सम आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज, उष्णकटिबंधीय में ट्रॉपिकल एरियाज। एग्जांपल साइटस, साइटस जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और कुछ जो है वो जीरोफाइटिक भी होते हैं, सम आर जीरोफाइट्स, कुछ जो है वो जीरोफाइट भी होते हैं। एग्जांपल इज वेलविस्टिया। वेलविस्टिया जो है सहारा रेगिस्तान में, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। तो सर जीरोफाइट क्या होता है? क्या जीरोफाइट लिखे हो क्या आप यहाँ पर? मतलब मरुद्वीप, रेगिस्तान में जो मिलते हैं मरुद्वीप, हाँ, मरुद्वीप को बोलते हैं जीरोफाइट। वेलविस्टिया क्या जलीय भी होते हैं क्या? जलीय भी होते हैं क्या? नहीं, जलीय में कोई भी मेरे को जलीय ओ है, सर जलीय जिम्नोस्पर्म कोई भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे होता है। देन इसके बाद में हैबिट, उनकी प्रकृति कैसे? देखो कोई भी शाख नहीं है, कोई भी हर्ब नहीं है, ट्री और shrub, या तो वृक्ष होंगे या झाड़ी होंगे, नो हर्ब, शाकीय पादप में होंगे। क्या होते हैं? या तो वृक्ष होंगे या फिर शुभ होंगे, लेकिन कोई भी शाकीय पादप नहीं होगा, कोई भी शाकीय पादप नहीं होगा। सर लास्ट लाइन समझ में नहीं आया। अभी तक जितने भी एग्जांपल तुमने देखे सारे के सारे क्या है? वृक्ष है, ट्री है, बड़े बड़े होते हैं, घास तो नहीं है कोई। यस सर। ट्री होंगे या श्रम होंगे, घास नहीं होगा, कोई भी शाख नहीं। लास्ट में न्यूरोफाइट्स लिखे हैं क्या? जीरोफाइट, XCRO। जीरोफाइट अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, समझ नहीं आ रहा है। वेलविस्टिया, WELWISTCHIA, वेलविस्टिया, वेलविस्टिया, ठीक है। अब इनके अंदर भी संरचना कैसे होगी, मुख्य पादप कैसा होगा? मुख्य पादप शरीर जो होता है इनका स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। इवोल्यूशन में क्या हुआ? स्पोरोफाइट विकसित होता है, गैमेटोफाइट रिड्यूस, गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस होता है। तो इनके अंदर क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन प्लांट बॉडी is स्पोरोफाइट। ये मेन प्लांट बॉडी, यही है प्लांट बॉडी, जो भी है यही है। तो सीधे प्लांट बॉडी लिखता हूं, मेन लिखता नहीं। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज 2 और कॉर्नोफाइट होते हैं ये भी, डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। पादप शरीर जो होता है वो बीजाणुरहित होता है, द्विगुणित होगा, और जड़ तना एवं पर्ण में विभेदित होगा, डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। देन इसके बाद में गैमेटोफाइट की यदि बात करें तो गैमेटोफाइट is reduced and completely dependent on sporophyte. गैमेटोफाइट बनेगा वो काफी ज्यादा हास्यिक प्रकार का होगा, रिड्यूस्ड प्रकार का होगा, और स्पोरोफाइट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होगा, पूरी तरीके से निर्भर होगा, ठीक है। ऐसा होता है।
मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। जैसे डायग्राम के थ्रू पाइनस के अंदर मुख्य पादप शरीर जो है वो कुछ इस प्रकार का है। शंकुधारी टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप से ब्रांचिंग्स वगैरह भी होंगी इनके अंदर। और पत्तियां कैसे होती हैं? सुई के समान। क्रिसमस ट्री जैसा है ये तो पाइनस के अंदर जो रूट है, ये स्टेम है, the branches, leaves। तो पाइनस जो है वो शंकुधारी प्रकार का होता है। यदि हम पाइनस के अंदर जड़ की बात करें तो बताओ कौन सा रूट सिस्टम है? टैप रूट की एडवेंटिशियस रूट, मूसला मूल की अपस्थानिक मूल, मूसला टैप रूट। रूट है। तो रूट कैसा होता है? टैप। अभी मैं तुमको सिर्फ पाइनस के बारे में बता रहा हूं, साइकस के बारे में इसके बाद बताऊंगा। अब पाइनस की रूट के अंदर एक बहुत खास बात है, ये तुमको याद हो तो क्या खास बात है पाइनस के रूट की? कि पाइनस के रूट में फंजाई के साथ में सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। सब माइकोराइजा। यस, माइकोराइजा डिटेल में पढ़ा था, माइकोराइजा। तो ऐसा रूट होता है किसका? पाइनस का। स्टेम तो, और स्टेम जो है वो शाखित प्रकार का है कि अशाखित प्रकार का है? ब्रांचेस है, शाखित है। ब्रांच स्टेम कह सकते हैं, ब्रांच। और ब्रांच स्टेम है और शेप कैसा है? कॉनिकल। कॉनिकल एक्सकरेंट है। कॉनिकल एक्सकरेंट है। कॉनिकल एक्सकरेंट है। क्या होता है एक्सकरेंट हैबिट? एक्सकरेंट हैबिट होता है कि टिप की ग्रोथ ज्यादा होती है। टिप की ग्रोथ यदि बहुत तेजी से होगी तो क्या होगा? ये ब्रांच थोड़ा ही डेवलप हुआ, फिर नई ब्रांच बन गई, फिर थोड़ा ही डेवलप हुआ, नई ब्रांच बन गई, तो अल्टीमेटली शेप कैसा आ जाएगा? कॉनिकल आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की हैबिट जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्सकरेंट हैबिट। एक्सकरेंट हैबिट में क्या होता है? ऊपर टिप की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने से शंकु के आकार का पादप बन जाता है। देख पा रहे हो? देन इसके अंदर लीफ की बात करते हैं। पाइनस का लीफ कैसा है? नीडल है, नीडल है, सिंपल लीफ, नीडल लाइक सिंपल। कैसा नीडल लाइक सिंपल लीफ? जैसे ये ब्रांच है, दो टाइप की ब्रांचेस होती है, एक बड़ी और एक छोटी। मान लो एक ये है लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट। इसकी भी ब्रांचेस होती हैं डॉर्फ शूट। ठीक है, ये है डॉर्फ शूट, लॉन्ग शूट, डॉर्फ शूट। और ये जो डॉर्फ शूट है इसके ऊपर ऐसे नीडल के समान करते हैं लीफ लगे होते हैं। लाइक तो ऐसा प्लांट होता है किसका? पाइनस का। सर ये कॉनिकल के बाद क्या लिखे हैं? कॉनिकल एक्सकरेंट हैबिट। एक्सकरेंट हैबिट का मतलब होता है कि जहां पर टिप की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने की वजह से, जो अपेक्स है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने की वजह से शंकु के आकार का पादप बन जाता है, उसे हम एक्सकरेंट हैबिट बोलते हैं। सर हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या इसको? और यस सर, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में कभी नाम पर्टिकुलर शब्द इसके लिए? एक्सकरेंट ही लिख लो, तो हिंदी में मैंने कभी नाम ही नहीं सुना इसका। हाँ ठीक है। एक्सकरेंट ही लिख लो। सर ये सेकंड वाली लाइन समझाइए ना, गैमेटोफाइट इज रेडी। बच्चे गैमेटोफाइट क्या होगा? जैसे यहाँ पे शंकु बना है, मान लो ये शंकु है, कोन है, तो इस कोन के ऊपर ही गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट कहाँ बनेगा? इसी के ऊपर बनेगा। गैमेटोफाइट यहाँ से मुक्त होकर के जमीन में अलग से नहीं उगेगा। तो गैमेटोफाइट क्या होगा? पूरी तरीके से बीजाणुयुक्त पादप के ऊपर निर्भर होगा। गैमेटोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। समझ गए? यस सर। सर रेड्यूस्ड मतलब? क्या बच्चे? रेड्यूस्ड मतलब? इसका मतलब
आश्रित, बहुत छोटा सा, कुछ ही कोशिकाएं होंगी। और यहाँ पर जो पाइनस है बच्चों, पाइनस होता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होगा कि नर एवं मादा शंकु सेम प्लांट है। Male and female cone are present on same plant. Male and female cone present on same plant. Monoecious. इतनी बातें क्लियर है सबको? ये तो हमने देखा पाइनस के बारे में। बिल्कुल यही चीजें हम देखेंगे साइकस के बारे में। साइकस कैसा होगा? देखो साइकस, साइकल जो होता है वो कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा होता है साइकस। बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते साइकस के, कम हाइट वाले प्लांट होते हैं। साइकस तो तुमने देखा भी होगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि मॉल वॉल जो होते हैं ना, वहां पर या गार्डन वगैरह जो होते हैं वहां पर साइकस और इस टाइप का प्लांट जो है वो उगाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा पाम ट्री जैसा दिखता है लेकिन हाइट कम होती है। कुछ इस टाइप का प्लांट, कुछ ऐसा। ये इसका रूट है, रूट के अंदर कुछ ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करती हुई रूट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉरिलॉइड रूट। रूट की कुछ ऊपर की तरफ ग्रो करती हुई ब्रांचेस होगी, इसे हम बोलते हैं कॉरिलॉइड रूट। प्रवाल वृत्तीय मूल, कॉरिलॉइड को हिंदी में बोलते हैं प्रवाल वृत्तीय। स्टेम, लीफ, और यहां पर प्रेजेंट हो सकता है इसका कोन। अब देखो कंपेयर कर रहे हैं पाइनस से। पाइनस के लिए रूट क्या है, इसके लिए रूट क्या है, लेकिन पाइनस के अंदर माइकोराइजा था, यहाँ पर माइकोराइजा नहीं होगा। माइकोराइजा की जगह पे यहाँ पर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया 2006 करेगा। प्रेजेंट इन कोरिलॉइड। ये एक अलग सी बात होगी। स्टेम, पाइनस में स्टेम कैसी थी, ब्रांच थी, यहाँ पर कैसी है, बोलो, अनब्रांच। अनब्रांच्ड स्टेम, अनब्रांच्ड स्टेम। लीफ, कैसा लीफ है, इसमें क्यों नीडल लाइन लीफ है क्या, नहीं, लीफ है इनका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। कैसा होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इनके अंदर ये यंग लीफ होता है, जब ये लीफ बच्चा होगा तो कुछ इस तरीके से कॉइल्ड होगा। इस तरीके से यंग लीफलेट जो है वो कॉइल्ड होती है, जैसा टेरोफाइट में भी कॉइलिंग था यंग लीफ का, यहाँ पे लीफलेट का ऐसा कॉइलिंग है। क्या बोलते हैं इसको, क्या इसको सर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं क्या, याद है किसले, किसले विन्यास, सर्सिनेट टैक्सिस। किसले विन्यास होता है यहाँ पर, सर्सिनेट टैक्सिस जो है वो देखने को मिलता है। जब यही लीफ बड़ी हो जाएगी तब क्या हो जाएगी, सवाल बोलते हैं ना, तब ये ओपन हो जाती है ऐसे। ये है क्या, पिन्नेटली कंपाउंड। इससे ऐसे ये यंग है, ये यंग लीफ है, ये मैच्योर, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीफलेट, पत्तर। तो पाइनस और साइकस की लीफ में अंतर आ रहा है कि पाइनस की लीफ जो है वो नीडल लाइक थी, सिंपल लीफ थी, लेकिन साइकस की लीफ जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड यानी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। पिन्नेटली कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। तो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है, और वो भी बचपन में ऐसे मुड़ी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं सर्सिनेट टैक्सिस या किसले विन्यास।
हाँ बच्चे बोलो। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो कॉरिलॉइड रूट बोले उसको क्या प्रवाल बोले ना? हाँ प्रवाल। प्रवाल रूट रहेगा वो हिंदी में। प्रवाल ये उसमें साइन रखती है। साइकिल जो है, हाँ बच्चे। सर लिव को एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। ये जो होता है वो पिछा का संयुक्त कण होता है। संयुक्त कण वो होता है जिसके ऊपर लिफलेट छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं कुछ इस टाइप से। तो ऐसे लिफलेट लगे हुए, इसीलिए ये क्या पिछा का संयुक्त कण। और ऐसा ही कण तो साइकस में उसमें टेरोफाइटर में भी पढ़ा था हमने कि पेनेटली कंपाउंड लीफ होता है, पिछाकार कण होता है। यहाँ पर भी पिछाकार कण। देन ये होता है डायोसिस। साइकस इज डायोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोसिस? मेल कौन और फीमेल कौन? एंड फीमेल अलग अलग प्लांट में होंगे। में प्रेजेंट होते हैं। on different male and female on present on different मेल और फीमेल कौन जो है वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पाइनस और साइकस दोनों को कंपेयर कर लिया। तुम्हें पाइनस और साइकस के अंदर जो मेन डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं वो सब दिख रहे हैं। ये अपनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? अब ये यस सर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना, नहीं दिख रहा है क्लियर। अच्छा थोड़ा और बड़ा लिखो। ठीक यस सर। ठीक। देखो अब क्या होता है कि इन प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन है, लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। क्यों डिप्लॉन्टिक है? क्योंकि इनका गैमेटोफाइट जो युग्मकोत्रिक पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा ही रिड्यूस्ड है, हद से ज्यादा रिड्यूस्ड है। लाइफ साइकिल के अंदर बहुत कम पार्ट प्ले करती है। इट इज नॉट लाइक एन ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जनन अंग क्या है? जनन अंग है कोन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन। अभी कोन दो टाइप का है, मेल और फीमेल, दोनों के अंदर अलग अलग, नर शंकु और मादा शंकु। Sir, why do we call it cone? क्योंकि ये इनका अपीयरेंस वैसे ही है ना बच्चे, इस टाइप का दिखता है, कोनिकल टाइप का दिखता है, ऐसे दिखते हैं वो बहुत सारे अरेंज ऐसा दिखता है, तो इसलिए इनको कोन ही बोलते हैं। कुछ इस टाइप का ऐसा दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। ठीक है, Okay, sir. शेप से मेल कोन, नर शंकु और फीमेल। क्रॉस सेक्शन यदि हम देखेंगे तो मेल कोन कैसा दिखेगा? कोन क्या होता था? टेट्राफाइट पढ़ा था तभी पता पड़ जाता तुमको वहां पे कोन या स्टोरलेस क्या होता था? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल। स्टोरी है ना? तो ये भी क्या है? कोन क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। तो यहाँ पर मेल कोन जो होगा वो कैसा होगा? कुछ ऐसे लीफ जैसे जो इसके ऊपर लगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं लेकिन होता है कॉम्पैक्टली। कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये जो एक्सिस है इसे बोल देते हैं कोन एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोन एक्सिस। कोन एक्सिस
लगे हुए हैं बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल। चलो पहले मेल वाला पार्ट पूरा पढ़ लेंगे, फिर फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले नर के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, फिर मादा के बारे में देखेंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या लगा होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, यही कॉम्पैक्ट। अभी जो डायग्राम बनाया था उसको मैंने ऐसे रख के बीच से कट कर दिया। तो क्या देख रहे हैं? बीच में एक एक्सिस है, उसके ऊपर बहुत सारे लीफ के पर्ण के समान संरचना लगी हुई है, और उस पर्ण के समान संरचना में हम क्या देख रहे हैं? उसमें हम देख रहे हैं कि उसके आधार वाले भाग पे क्या लगा होता है? ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल को लघु बीजाणु पर्ण, और माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। क्लियर है? एक इसमें से पर्ण को बाहर निकालिए, एक पर्ण एक बार और बोलिए ना प्लीज, क्या हुआ बच्चे? वन टाइम और रिपीट कीजिए ना। जो जैसा दिख रहा है ना उसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्ण। और लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर जो संरचना लगी है वो क्या है? वो है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी देखो डिटेल में देखना, यहाँ पर ये ऐसा एक लीफलेट स्ट्रक्चर पर्ण के समान संरचना। इस पर्ण समान संरचना के आधार भाग को यहाँ पर क्या देख रहे हैं? चैम्बर। देखो ये चैम्बर, ये चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? जैसा एंथर होता है ना वैसा चैम्बर है, बिल्कुल एंथर ही है ये, मान लो। इसके अंदर भी एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, कैपिटल, वो सारे लेयर्स होंगे। उसके अंदर माइक्रोस्पोरो साइट जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये वही है एंथर जो तुम पढ़ते हो एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में वो इस रूप में है, ठीक है। ये जो पर्ण है, ये डायग्राम किसका बनाया है? ये डायग्राम बनाया है माइक्रोस्पोरोफिल का, लघु बीजाणु पर्ण का डायग्राम है। इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट जो है वो है एपोफाइसिस। एपोफाइसिस के ऊपर लगा हुआ है क्या? इसके ऊपर लगा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पूछेगा कि एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? एंथर होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? एंथर होता है। बिल्कुल एंथर के इक्विवेलेंट तो है ही है। यस सर। इसके इक्विवेलेंट है, स्टेमेन के इक्विवेलेंट है। ये जो संरचना तुम देख रहे हो ना, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो एंजियोस्पर्म की इस संरचना से। एंजियोस्पर्म का ये और जिम्नोस्पर्म का ये दोनों एक ही बात है, बस वहां पे पर्ण जैसा बन रहा है, यहाँ पे पर्ण जैसा वो नहीं बन रहा। बस ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये भी माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेनिस माइक्रोस्पोरोफिल। इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे तुम बोलते हैं क्या? एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इसके अंदर स्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स होते हैं जिनसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वैसा ही सब कुछ होगा यहाँ पर, समझे? तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में क्या होगा? इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में होगा बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया के इसके अंदर में क्या होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। देखो नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम के थ्रू सारी बातें बताते जाऊंगा जिससे तुम्हारे पिक्चर क्लियर होता जाएगा। प्लांट, प्लांट के ऊपर ऐसा मेल कोन क्या है? बहुत सारे स्पोरोफिल का ग्रुप, एक स्पोरोफिल तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, और इस एक स्पोरोफिल के ऊपर क्या है? इस एक स्पोरोफिल के ऊपर तुमने देखा क्या? स्पोरेंजिया है। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। कौन से? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक ही बहुत सारे, बहुत सारा सर जी। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या तो बच्चा बता सकता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल n होता है कि 2n होता है? 2n होगा। 2n। इसने क्या किया? इसने कर दिया मेयोसिस और सूत्री विभाजन। एक बार आप सूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 की 4,
बोलो। 4 4 4 चार कोशिकाएं कुछ इस हो सकता। इसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर। बोलो क्या बोलोगे इसको? माइक्रोस्पोर। बोलो टेट्रा। लघु बीजाणु चतुष्फलक। चतुष्फलकी संरचना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2 and 3 और सूत्री विभाजन हो गया। क्या बन गया? लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। चतुष्फलकी संरचना। n की 2 n N गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कहां पर चल रही है? यहां पर चल रही है। फिर क्या होता है? फिर ये माइक्रोस्पोर यहां से अलग हो जाएंगे। चारों माइक्रोस्पोर जो है वो अलग हो गए। इनके ऊपर क्या बन जाएगा? एक्सैनिटाइन बन जाएगा। होता है क्या एक्सैनिटाइन? यस। यदि हम पाइनस का डायग्राम देखें तो पाइनस के अंदर क्या होता है? इसका जो इंटाइन का एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सो इंटाइन बोलते हैं उसे। उससे क्या होता है? उससे ऐसे पंख भी बन जाता है। ये तो उड़ेगा फिर। क्या ये उड़ना चाहता है? यस सर, ये तो उड़ के जाएगा फिर तो। उड़ के जाएगा। वेरी गुड। ये एक बार नीट में आया था क्वेश्चन। मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा से ये रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी से आता नहीं। 2-3 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात। पूछा था कि किसके माइक्रोस्पोर में विंग होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं यदि कंसेप्चुअली पढ़ा रहे तो पाइनस को एग्जांपल लेकर पढ़ाएंगे या साइकस को, जहां पे भी तो ये बता देते हैं कि देखो ये पाइनस का माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस, माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस। उसके अंदर क्या है? विंग है, एक्साइन वाली लेयर है, इंटाइन वाली लेयर है। ये पॉलन है क्या? ये पॉलन है क्या? यस सर। पॉलन है, यानी माइक्रोस्पोर ही तो क्या बनाता है? पॉलन। पॉलन। अच्छा। पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर की बॉडी लेवल क्या है? n है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करता है। कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 1 2 की बहुत सारे? बहुत सारा। एक सेल से 4 बनाए, ऐसे बहुत सारे सेल। ठीक है, तो इस तरीके से बना लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु किस में कन्वर्ट होगा? ये लघु बीजाणु जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद में, क्योंकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका आ गई। हैप्लॉइड बता रहे थे तुमको कि ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन की सेल है। इससे आगे क्या बना है? गैमेटोफाइट बना है। लेकिन इसका गैमेटोफाइट विकसित होगा कि अल्पविकसित होगा? इसका गैमेटोफाइट विकसित होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा। अल्पविकसित होगा। यस, लेकिन इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या एंजियोस्पर्म के कंपेयर में ज्यादा होगी। एंजियोस्पर्म के कंपेयर में ज्यादा होगी। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो बनता है इसके अंदर टोटल 5 माइटोसिस होगा। जब हम बात करें किसकी? पाइनस की। तो मैच्योर जो गैमेटोफाइट बनता है वो मैं तुमको बता देता हूं डायग्राम। एक है ट्यूब न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 नर युग्मक होंगे, मेल गैमीट। देन 2 प्रोथीलियल सेल होती हैं जो कि बाद में डीजेनरेट हो जाएंगी। 2 प्रोथीलियल कोशिकाएं, प्रोथीलियल सेल्स। एक होती है स्टॉक सेल। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कितने सेल से? 6 सेल्स है। कितने माइटोसिस से बना है? 5 माइटोसिस से बना है। 5 बार माइटोसिस होता है तो टोटल 6 सेल वाली ये कोशिका बन जाती है। पॉलन ट्यूब भी दिख रहा है तुमको इसके अंदर। ठीक है, ये है पॉलन ट्यूब। ये जो संरचना मैंने बनाई ये है मैच्योर यानी परिपक्व नर युग्मक मेल। तो पाइनस का डायग्राम लेकर के मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया।
क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से लघु बीजाणु बनता है और लघु बीजाणु बनने के बाद लघु बीजाणु से युग्मकोश में बनने वाली जो स्टेज होगी, यानी ये वाली स्टेज जो है वो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और इसके बाद उसमें माइटोसिस होकर के मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलोगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। आई पास में तो नर युग्मकोद्भिद के अंदर टोटल 6 सेल होती है, लेकिन बाद में ये प्रोथीलियर सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है। तो नर युग्मक है, एक एग को फर्टिलाइज करेगा, एक का नहीं, ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, किसकी, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है मेल गैमेटोफाइट पाइनस। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको? अभी जब साइकस तो उसमें क्या डिफरेंस है, साइकस और पाइनस में जो अंतर है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उनको बता दे रहा हूँ कि यदि हम साइकस के बारे में पढ़ते तो क्या अंतर होगा। साइकस के अंदर विंग जो है वो एब्सेंट होंगे, विंग्स एब्सेंट इन pollen of साइकस। साइकस के पॉलन में विंग नहीं होगा, पॉलन विंग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इन साइकस pollen is released in three cell states, while in Pinus it is released in 4 cell states. साइकस के अंदर जो मेल गैमेट बनता है वो पाइनस से अलग है। साइकस के अंदर जो मेल गैमेट बनता है वो लट्टू के आकार का टॉप शेप्ड होगा और उसके अंदर बहुत सारे सिलिया भी होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इन साइकस मेल गैमेट्स आर टॉप शेप्ड एंड मल्टीसिलिएटेड। टॉप शेप्ड होगा और मल्टीसिलिएटेड होगा, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना नोट करो एक मिनट। सर हिंदी में भी बताइए ना। सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये तीनों लाइन को। सर हाँ बच्चे, सर हिंदी में भी एक्सप्लेन ये कीजिए ना। पहले आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? 5 माइटोसिस। सर हाँ। इधर ये डायग्राम पे। हाँ, 5 माइटोसिस, 5 बार माइटोसिस होगा तो 6 सेल्स बनेगी। एक माइटोसिस तो 2 सेल, फिर दूसरा माइटोसिस हुआ तो 2 से 3, तीसरा माइटोसिस हुआ तो 3 से 4, चौथा माइटोसिस हुआ 4 से 5, पांचवा हुआ तो 5 से 6, तो 6 सेल होने चाहिए। देखो 1 न्यूक्लियस, देखो 1 2 3 4 5 6। सर ये हिंदी में बताइए नहीं। सर ये 3 सेल स्टेज भी और उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए ना। देखो क्या होता है, यदि हम बहुत डिटेल में जाएंगे ना गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का एक एक स्टेज एक एक सेल बताऊंगा ना तो फिर अपने ज्यादा भी हो जाएगा और उतनी जरूरत भी नहीं। इसीलिए ना दो एक लाइन बस याद रखना। क्या होता है कि ये पॉलन तो कहां पर है, ये तो रिलीज 2 चीजें हैं। देखो लग रहा है मुझे बताना पड़ेगा, देखो बताता हूं। थोड़ा सा हिंट बस कर दीजिए सर तो हो जाएगा। बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन हिंट कर देता हूं कि आखिर क्या हुआ है वो तुमको पता कर ले। देखो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन गया। अभी माइक्रोस्पोर के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन चल रहा है। पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, एक प्रोटीनियल सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। फिर से डिवीजन हुआ, फिर दूसरा बन गया, एक प्रोटीनियल सेल, एक जर्मिनल सेल बन गया। फिर डिवीजन हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक स्टॉक सेल बन गया। तो जब इतना डिवीजन हुआ और एक बॉडी सेल बन गया,
जब इतना डिवीजन हुआ तो इसके बाद में ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तब उसके अंदर मेल गैमेट नहीं बना हुआ, उसके अंदर क्या क्या है, 2 प्रोथीलियल सेल है, एक स्टॉक सेल है और एक बॉडी सेल है, इतनी चीजें। फिर क्या होगा, फिर जब ये पहुंचेगा कहां पर, ओव्यूल के पास, तब ये नेक्स्ट 2 डिवीजन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करेगा, यहाँ पर। तो नहीं होगा ना, रिलीज हुआ 4 सेल स्टेज में, है ना। और फिर 2 डिवीजन कहां पे किए इसने, आर्किगोनिया के पास में जाकर ओव्यूल के ऊपर जाकर। तो मैच्योर जब होगा तब कैसा हो जाएगा, तब वो जो डायग्राम बनाया था वैसा हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए 4 सेल स्टेज में रिलीज होगा और फिर 2 डिवीजन और बाद में कहां पर होंगे, ओव्यूल के ऊपर जाने के बाद में होंगे किसके अंदर, फाइनस के अंदर, और साइकस के अंदर एक कम कर देना नंबर। ठीक है, साइकस में जो वो 1 नंबर कम है वो प्रोथीलियल सेल 2 की जगह 1 ही होता है इसलिए। ठीक है, साइकस के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकस के अंदर मेल गैमेट कैसा होता है। ये तो फिर भी कम चांसेस है पूछने के, बट मेल गैमेट कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेल गैमेट लट्टू के जैसा होगा, जैसा कुछ लट्टू होता है, टॉप शेप। 2 मेल गैमेट है कुछ इस तरीके से टॉप शेप, और इनके ऊपर बहुत सारे छोटे-छोटे क्या लगे हुए, सीलिया लगे हुए। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज मल्टी सीलिएटेड टॉप शेप्ड मेल गैमेट। ये मेल गैमेट किसके थ्रू एग तक पहुंचेंगे, पॉलन ट्यूब के थ्रू। भाई पॉलन ट्यूब के अंदर होगा ये, पॉलन ट्यूब लेके जाना होगा। यदि फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है तो उसे बोलते हैं साइफोनोगैमी। यदि फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। ज़ूडियोगैमी का उल्टा टर्म, ज़ूडियोगैमी तुमने पढ़ा था? यस सर। ज़ूडियोगैमी में मेल गैमेट खुद स्विम करके जाता था। यदि मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब लेके जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। ठीक है सर, हां बच्चे, मल्टी सिलिएटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहु पक्षमाभिकी, बहु पक्षमाभिकी। ओके। तो साइकस के अंदर दोनों चीजें होगी, मेल गैमेट खुद भी स्विम कर सकता है और पॉलन ट्यूब के भी थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर साइकस में क्या हो रहा है, साइकस के अंदर फर्टिलाइजेशन बाय साइफोनोगैम, दोनों चीजें इसलिए साइकस के अंदर। लेकिन फाइनस के अंदर क्या होगा, सिर्फ फाइनस के अंदर तो मेल गैमेट सिलिएटेड नहीं था, अभी डायग्राम बनाया हमने थोड़ी देर पहले, नॉन मोटाइल है। बोलो साइफोनोगैमी बस होगा, फाइनस के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बताओ, साइफोनोगैमी। यस ओनली साइफोनोगैम। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि हट लोगे, समझ में आ रही है कि हट लोगे? समझ में आ रहा है। नहीं सर, ऊपर बताइए ना एक बार और। सर हिंदी में बताइए ना। इसका नर जो है वो चल प्रकार का भी है क्योंकि इसके पास सीलिया है और पॉलन ट्यूब के भी थ्रू जा रहे हैं, दोनों चीजें हो गई क्या, ज़ूडियो साइफोनोगैमी। लेकिन पायरस के अंदर मेल गैमेट कैसा था, नॉन मोटाइल। नर कैसा था, नॉन मोटाइल, सिर्फ पॉलन ट्यूब के सहारे है ये, तो फिर क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। तो पायरस में होता है सिर्फ साइफोनोगैमी और साइकस में होता है ज़ूडियो साइफोनोगैमी। क्या आप क्लियर हो गई बात? जी सर। यस सर। तो ये नर वाला जो पार्ट था वो हमने देखा। रुक जाइए थोड़ा सा। माइक कौन है मेरा? ठीक है, अब फाइनस के अंदर क्या होता है, फाइनस के अंदर जो बहुत सारे नर युग्मक एक साथ निकलते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन एक साथ निकलते हैं, तो क्या होता है, अब पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, एयर से। जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, एयर से होगा। ये ध्यान रखना है, लिख लेना चाहो तो कि पॉलिनेशन अकर्स ओनली थ्रू एयर। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो हवा में एक साथ उड़ते हुए क्या होता है, पीले कलर का एक बादल बना देते हैं, उस बादल को बोलते हैं सल्फर शावर। और वो क्या करेगा, जहां जहां पे भी पॉलन गिरते जाएंगे नीचे, यदि बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट उग रहे हैं तो वहां पर रैंडमली क्या होगा,
वो ओव्यूल के ऊपर पहुंचते जाएंगे, तो सल्फर शावर के थ्रू वो क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। लिख देना कि इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन occurs through air and pollen grains forms a cloud that is known as sulfur shower। ठीक है, अब फीमेल वाला सर इसको हिंदी में बताइएगा इसको। मैं बता रहा हूं कि पाइनस में या जिम्नोस्पर्म में परागण वायु के द्वारा होता है, परागण वायु के द्वारा होता है। बहुत सारे परागकण एक येलो कलर का बादल बनाते हैं, बहुत सारे परागकण मिलकर येलो कलर का बादल बनाते हैं और इसे सल्फर शावर भी कहते हैं, और इसे सल्फर शावर भी कहते हैं, गंधक वर्षा, हिंदी में गंधक वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो फीमेल कौन, मादा शंकु। अब फीमेल कौन जो है उसमें क्या होगा भाई, जैसे हमने वहां पर देखा था माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेगास्पोरोफिल। कुछ इस तरीके से। ये तो क्या है, ये तो है मेगा, ये नीचे देखो, ये है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या लगा होगा, बताओ मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या लगा होगा, बोलो, तो कोई तो बता दो मेगास्पोरोफिल पे क्या होगा। वेरी गुड, मेगास्पोरेंजिया। तो ये मेगास्पोरोफिल है लीफ जैसा, इसके ऊपर इसको बोल देते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल, और ये है तुम्हारा मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया किसे बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया इज इंटेगुमेंटेड ओव्यूल है वो, ओव्यूल को इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल, यानी ओव्यूल। तो फीमेल कौन जो है वो भी वैसा ही, और इसके ऊपर लगे बहुत सारे क्या ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे तुमने अभी मेल वाला पार्ट देखा था कुछ वैसे ही। क्या है ये, ओन एक्सिस, ओन एक्सिस के ऊपर क्या लगे हुए हैं, मेगा स्पोरोफिल, और ये एक मेगा स्पोरोफिल स्ट्रक्चर जो है वो तुमने यहाँ पर डिटेल में देख ली। सर हिंदी में भी लिखते जाइए ना तो क्लियर होगा, थोड़ा बगल में हिंदी में भी लिखते जाइए ना ब्रैकेट में, तो थोड़ा क्लियर होगा। मेगा स्पोरोफिल को गुरु बीजाणुपर्ण, मेगा स्पोरोफिल को गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल जैसे लघु बीजाणुपर्ण था, मेगा स्पोरोफिल गुरु बीजाणुपर्ण। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलोगे, गुरु बीजाणु। मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलोगे, गुरु बीजाणु। और ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है बीजाणु। इस टाइप से बीजाणु के ऊपर कितने इंटेगुमेंट है, अध्यवरण है, सिर्फ एक इंटेगुमेंट है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या बोलोगे हिंदी में, गुरु बीजाणु जन्म। देखो कैसे, ऐसा डायग्राम देखा तुमने अभी, क्या है ये, ओव्यूल है, ओव्यूल का अध्यावरण, अध्यावरण को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर होता है न्यूसेलस। क्या है ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, न्यूसेलस की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, देखो। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देंगे हम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। एन की 2n, 2n।
अब माइक्रोस्पोरेंजिया में तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे थे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे थे, बट मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है? एक ही मदर सेल बन रहा है। एक ही मदर सेल बन रहा है। वेरी गुड। और इस एक मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। कितनी सेल बनेगी बोलो? 4। 1 2 3 4। क्या मैं इसे मेगास्पोर टेट्राड बोल दूं तो किसी को दिक्कत है क्या? जब तुम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकते हो तो क्या मेगास्पोर टेट्राड नहीं बोल सकते हो क्या? क्या बन गया? मेगास्पोर टेट्राड। गुरु बीजाणु चतुष्क। मेगास्पोर टेट्राड को क्या बोलोगे? गुरु बीजाणु चतुष्क। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया। लेकिन ये चतुष्क में जो 4 कोशिकाएं बनी, क्या इनमें से 3 डीजनरेट हो जाती है? यस सर। सर आप जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहे हो कि एंजियोस्पर्म पढ़ाने लगे? तो ध्यान रखना ये वाली प्रोसेस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में एक जैसी ही है। जहां पर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही बचता है क्या? क्रियात्मक यानी फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो फंक्शनल मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोला? गुरु बीजाणु जनन बोल दिया। क्या पिक्चर क्लियर है इतनी सब बच्चों को? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगा हुआ है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोल रहे हैं। इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है, उसकी एक कोशिका बड़ी होकर के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियात्मक बचता है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब गुरु बीजाणु बन गया। अब इस गुरु बीजाणु के अंदर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, इस गुरु बीजाणु में बहुत नोट करो जल्दी से। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे सर आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाना, फिर उससे यस सर 12 पढ़ेंगे। पहले वो वाला चैप्टर पढ़ लेंगे फ्लावरिंग प्लांट वाला, फिर हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। सर टेस्ट में ये चैप्टर आएगा? नहीं, टेस्ट में ये चैप्टर वहां तक है टेडोफाइटा, जहां तक तुम्हारे एपिसंडे का। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में ये पूरा चैप्टर दूंगा। सर कहां तक टेरिडोफाइटा तक? जो सिलेबस तुम्हारा अभी संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका था ना, वही सिलेबस है नेक्स्ट वाला। अच्छा, इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे जो तुम्हारे बाहर से थे, तुम्हारे बायो में कम मार्क्स है हमें। यस सर। तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो क्वेश्चन लिख लिया करो। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिख लिया करो, है ना, ताकि तुम पूछ सको। और अब तो तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर है, तुम पूछ ले, तुम बच्चों को तो मैसेज आते हैं डाउट वगैरह पूछने के लिए, तो पूछ लिया करो। हो गया सर। वेरी गुड। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसके अंदर बहुत सारा माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। आफ्टर मैनी माइटोसिस फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनेगा? यदि फंक्शनल मेगास्पोर में बहुत सारा माइटोसिस हुआ, अब जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलोगे? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक नहीं बोलते हैं बच्चे, ब्रूड पोष बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हें फीमेल गैमेटोफाइट मादा हीमोग्लोबिन बोलना पड़ेगा। फीमेल गैमेटोफाइट मादा हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, यानी उसमें बहुत सारे माइटोसिस होकर के मादा हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर उसे एम्ब्रियो सैक नहीं बोलते। अभी जो डायग्राम बना रहे थे वही डायग्राम अब क्या हो गया? कुछ इस तरह का हो गया।
कुछ इस टाइप का होगा। अब इस ओव्यूल के अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोरा में डिवाइड किया, दो इनिशियल बनाया, एक तो एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म इनिशियल और एक जो होता है वो आर्किगोनियल इनिशियल। दो चीजें बनेंगी, एक तो उसी से बना ये आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का नंबर 2 से 8 तक हो सकता है। ये तो क्या है, ये तो आर्किगोनिया है। और बन गया बहुत सारे यहाँ पर सेल्स, जिसका काम है बाद में जब एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो को खाना देने का काम करता है? टेपिटम। एंडोटर्म नहीं, कैटम भ्रूणपोष। भ्रूणपोष सर वही तो बोला मैंने। वेरी गुड बच्चे, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं सुना मजा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब फीमेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन कौन सा है? सिर्फ ये वाला पोर्शन है, अंदर वाला सारा है ना। बाहर तो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट तो 2n है। ये तो क्या है, ये तो इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण है। इंटेग्यूमेंट जो होता है, अध्यावरण जो होता है वो तो 2n है। ये तो स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसके अंदर जो भी बना है वो सारा का सारा गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट का पार्ट यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हो गए। क्या क्या? एक तो हो गया एंडोस्पर्म, अब यहाँ पर एक अंतर दिखा होगा एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म निषेचन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, 3n होता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बना है और n है। क्या अंतर पता पड़ा सबको? ये क्वेश्चन आता है, नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वंस मोर सर। सर मेरे को समझ नहीं आया, बताइए ना। अब सुनो, क्वेश्चन आता है कि बताओ जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है? n होती है, फीमेल गैमेटोफाइट है। जबकि एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है। क्यों? क्योंकि वो निषेचन पश्च बनने वाली चीज है जो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनता है, त्रिसंयोजन के थ्रू बनता है। तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस होता है। क्लियर हो गई बात? सर एक बार और बताओ ना। सर कुछ समझ में नहीं आया। वापस से सुनो, एंजियोस्पर्म के अंदर जो बीज होता है, एंजियोस्पर्म का जो बीज होता है बच्चे, उसके अंदर एक चीज होती है एम्ब्रियो और दूसरा होता है एंडोस्पर्म। तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म में, वो 3n होता है, त्रिगुणित होता है। क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है। जब ध्रुवीय केंद्रक और मेल गैमेट मिलते हैं तब बनता है, इसलिए वो 3n होता है। और निषेचन के बाद बन रहा है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म n होता है और निषेचन के पहले ही बन चुका होता है, मादा युग्मोद्भिद का भाग होता है। क्या क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ तो गोली मार दो, नहीं हुआ तो गोली मार दो। इसको हम कल एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब वापस से एक बार वहां पर भी कंपेयर करेंगे। यार ऐसा तो डबल फर्टिलाइजेशन में भी होता है क्या? हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे तो होता ही नहीं जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो गया नहीं। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म क्या हुआ? पहले ही बन गया। सर इसमें हैप्लॉइड होता है ना, जो एम्ब्रियो से मतलब एंडोस्पर्म बनता है वो, इसीलिए तो गैमेटोफाइट का पार्ट बोलते हैं। और उसमें ट्रिप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मैंने बोला था आर्किगोनिया उपस्थित होती है, एंथ्रीडिया नहीं होता है। देखा, मेल वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया, एंथ्रीडिया कहीं नहीं आया, लेकिन फीमेल वाले पार्ट में आर्किगोनिया आ गई। तो आर्किगोनिया प्रेजेंट है और इस आर्किगोनिया के अंदर ही क्या होता है? आर्किगोनिया की संख्या कितनी हो सकती है? 2 से 8 हो सकते हैं। आर्किगोनिया कितने हो सकते हैं? 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है, ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार के नीचे जो ये चैम्बर है इसे हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलन चैम्बर। क्या बोलते हैं? पॉलन चैम्बर, परागकोष्ठ। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम देख सोचते हैं पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर तो कहाँ पे होना चाहिए? एंथर में होना चाहिए। पॉलन चैम्बर तो मेल में होना चाहिए, फीमेल में क्यों है पॉलन चैम्बर? तो फीमेल में इसको पॉलन चैम्बर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परागण के बाद में जो पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन डायरेक्टली यहाँ पर आकर के फिर आगे डेवलप होगा, यहाँ पे आ जाता है। और इसीलिए इस ओव्यूलेशन को, इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पॉलिनेशन। तुमने सुना होगा कि जिम्नोस्पर्म में प्रत्यक्ष परागण होता है, डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो पॉलन ग्रेन जब आता है तो पॉलन ग्रेन को रोक दिया जाता है कहां पर? स्टिग्मा के ऊपर।
पॉलन ग्रेन होता है यहाँ पर, ओव्यूल होता है यहाँ पर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। पॉलन ग्रेन को क्या करना होगा, इतनी लंबी पॉलन ट्यूब बनानी पड़ेगी, तब जाकर फर्टिलाइजेशन के नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस परागण को हम क्या बोल रहे हैं, अप्रत्यक्ष परागण। एंजियोस्पर्म में अप्रत्यक्ष परागण। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो पॉलन डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो गया, ओव्यूल के अंदर एंटर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्या बात क्लियर हो गई? जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, क्लियर है सर। क्या बच्चे? ठीक है, चलो अब आगे देखो, इसके बाद में निषेचन की बात कर लेते हैं। सर इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिनेशन इज डायरेक्ट, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वन मेल गैमेट fuses with egg to form zygote। zygote बनेगा जब एक मेल गैमेट जो है वो एग से फ्यूज होगा, दूसरा जो है अपना डीजेनेरेट हो जाएगा, उसका काम नहीं तो डीजेनेरेट हो जाएगा। ठीक है, सो zygote develops in embryo। zygote क्या बनाएगा, embryo and endosperm क्या करेगा, endosperm provide nutrition। endosperm जो है वो उस embryo को खाना देगा। फिर क्या हो जाएगा, ये ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। ये जो ओव्यूल तुम देख रहे थे क्या हो जाएगा, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बन जाएगा। ये तो होना था, ओव्यूल ही तो सीड बनाता है, और ओवरी है नहीं, फ्रूट बनेगा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओव्यूल डेवलप्स सीड। ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा किस टाइप से, कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर बन जाएगी इंटेगुमेंट जो वो बन जाएगा सीड कोट, NP2N। सीड कोट 2N होगा। एंडोस्पर्म तो पहले से ही बना हुआ था बिफोर फर्टिलाइजेशन, NP2N बोलो। एंडोस्पर्म N और एम्ब्रियो अंदर ज़ायगोट से बन गया है एम्ब्रियो। जिम्नोस्पर्म के सीड के अंदर कितनी जनरेशन मिलेगी, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां मिलेंगी। कौन सी 3 पीढ़ियां दिख रही है तुमको, दिख रही है क्या 3 पीढ़ियां, बोलो। एक तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन, 2 स्पोरोफाइटिक जनरेशन। 2 स्पोरोफाइट में एक पैटर्न का स्पोरोफाइट है, एक संतति का स्पोरोफाइट है। समझ लीजिए 3 पीढ़ियां कौन कौन सी है, पैटर्न स्पोरोफाइट सीड को जो पेरेंट का स्पोरोफाइट था इंटेगुमेंट, पैटर्न का गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, और संतति का स्पोरोफाइट है वो है भ्रूण। तो ऐसे 3 जनरेशन जो होती है वो इनके बीच में उपस्थित होती है। सर एक बार और सर, जो है उसके अंदर 3 जनरेशंस देखने को मिल रही हैं। पैटर्न जो है उस पीढ़ी का सीड कोट है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन 2N इसलिए स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म पैटर्न ने बना दिया था, और संतति जो है वो है एम्ब्रियो के रूप में जो कि कैसी है, स्पोरोफाइट। तो 3 जनरेशन हो गए, तुम्हारे सामने नाम लिखा हुआ है प्लोइडी लेवल। क्लियर है क्या? हाँ सर हो गया क्लियर। यस सर, यस सर। इस तरीके से जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो हमने पढ़ लिया है, और जिम्नोस्पर्म के जो क्लासिफिकेशन है सैगिडोफाइटा, कोनिडोफाइटा और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं उसे कल देख लेंगे, और एंजियोस्पर्म भी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ के आना, जरूर बुक अच्छे से पढ़ लेना। जहां भी दिक्कत है पूछना, और एनसीईआरटी बुक साथ में पढ़ो। और पहले भी बोला है ये चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें साथ साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि इन्हें छोड़ दोगे तो फिर 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 3 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो कुछ चीजें जो है वो दिमाग में सही से बैठेंगी नहीं, इसीलिए रोज के रोज ही पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है,
चलो ठीक है, इतना सर तो थैंक यू एक सर। डाउट था सर। बोलो बच्चे। सर आपने बोला कि इसमें पॉलिनेशन, एयर के थ्रू होगा। तो इस पे पोलन जो होता है, पोलन ग्रेन को उसको ट्यूब नहीं बनानी पड़ती, तो वो डायरेक्ट पोलन चेम्बर पे जाके फर्टिलाइज करेगा। ट्यूब तो बनाता है, लेकिन वो ट्यूब बहुत छोटी सी बनाता है। अभी तो पता नहीं साइफोनोगैमी हो रही है, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट जा रहे हैं, यस सर। लेकिन वो बहुत छोटी सी है, क्योंकि वो तो आपकी गुनिया के ठीक ऊपर ही बैठा है ना, तो छोटे से पॉलन ट्यूब से काम चल जाता है। ठीक है, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर सर। सर टेस्ट में सिर्फ ब्रायोफाइटा तक आएगा। हाँ, ब्राया पैटर्न। ठीक है, सर टेरिडोफाइट्स नहीं आएगा ना? क्या बच्चे? टेरिडोफाइट्स नहीं आएगा ना? नहीं, टेरिडोफाइट नहीं। ओके सर, थैंक चलो यू। मिलते हैं, ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ, बाय बाय। सर थैंक यू। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर, साइड प्लीज। ओके सर, डन।